मेरा जो सफ़र है फौज का इस स्कूल से शुरू हुआ है। ये हैं ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया। आज से ठीक 16 साल पहले 26/11 का मुंबई हमला हुआ था। 4 दिनों तक आतंकवादियों ने मुंबई को बंधक बना रखा था। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारत की एलीट फोर्स एनएसजी ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू किया था। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया उसी ऑपरेशन के कप्तान थे। इनकी कप्तानी की तारीफ रतन टाटा तक कर चुके थे। हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि ब्रिगेडियर साहब शिमला के रहने वाले हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मंडी के विजय हाई स्कूल में हुई। ये पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए जिसमें ब्रिगेडियर सिसोदिया बता रहे हैं कैसे उनकी टीम ने मुंबई को बचाया था। इंटरव्यू को शेयर करना ना भूलें और इस ऑपरेशन में शामिल एनएसजी कमांडो, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और शहीद हुए सैनिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आपका एक विशेष इंटरव्यू में। और इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया जी खड़े हैं, साथ में इनकी धर्मपत्नी नीरजा सिसोदिया भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से 1-to-1 में। और इनके बारे में मैं बताऊं आपको, वैसे तो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स पे आपने देखा होगा। मंडी से इनका क्या कनेक्शन है पहले मैं वो बता देता हूँ। मंडी ये जो पीछे आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत विजय हाई स्कूल, इसी में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है पहली से लेकर 10वीं तक वो इन्होंने यहीं पर की है और बहुत ही तेज़ तरार स्टूडेंट रहे हैं अपने स्कूल के टाइम में। 2008 में मुंबई में जो अटैक हुए थे, आपको पता ही है, होटल ताज के ऊपर ट्राइडेंट और नरीमन हाउस, वहाँ एक आतंकवादी को हमने ज़िंदा भी पकड़ा था, अजमल कसाब को। जो ऑपरेशन था होटल ताज वाला वो सर ने लीड किया था और उस होटल में जितने टूरिस्ट थे और जो लोग थे उनकी जानें बचाने का श्रेय इनको और इनकी टीम को जाता है। उस वीरता को दिखाने के लिए इन्हें मैं आपको बता दूं, विशिष्ट सेवा मेडल जो सेना का होता है उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 3 बार ये वीरता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने श्रीलंका, जम्मू एंड कश्मीर में भी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। अभी ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और ये अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो किस किस को दे चुके हैं मैं बताऊं। भारतीय क्रिकेट टीम को भी दे चुके हैं, बीसीसीआई, तो उनको दे चुके हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे भारत में, आपको याद ही होगा 2011 में, तो उसमें भी ये अपनी सिक्योरिटी एक्सपर्टीज़ दिखा चुके हैं। साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ भी ये काम कर चुके हैं। कि अभी भी हैं सर आप उसमें? अब आप घर पे ही होते हैं? नहीं, अभी हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ऑफिसर बनने के लिए। रिटर्न के और इंटरव्यू की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ से भी बच्चे गए हैं। यहाँ से एक लड़की अभी सिलेक्ट हुई है, काजल सडाना उसका नाम है, वो हमारे पास ट्रेनिंग करके गई है। वो अभी जल्दी ऑफिसर बन जाएगी, अभी ट्रेनिंग में जाएगी। तो काफ़ी बच्चे हिमाचल से और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए हैं। उनको मैं सर का इंट्रो पहले पूरा कर लूँ। शिमला में इनका जन्म इनका चंबा में हुआ है। शिमला से बेसिकली बिलोंग करते हैं। मंडी में 1st to 10th मैंने बता ही दिया, पीछे स्कूल है, इसमें इनकी पढ़ाई हुई है। इनके बड़े दोस्त जिसको कह रहे थे अभी, ये लंगोटिया यार भी यहाँ पे खड़े हैं जो कि हमारे काफ़ी अच्छे मित्र बोल सकते हैं आप और हमारे शुभ चिंतक हैं मंडी के, और इनको भी आप फ्रेम में देख रहे होंगे इस वक्त। उसके बाद अभी ये सेटल्ड हैं देहरादून में और वहाँ पे जैसे कि सर ने बताया इनकी अपनी एकेडमी भी है। तो काफ़ी लंबा, ये तो मैंने बड़े कम शब्दों में आपको इनका एक बायो दिया है, पर इनका बहुत बड़ा इनका अपना एक्सपीरियंस है। कुछ सवाल जो आप करते हैं सर, फिर से आपका स्वागत है हमारी इस इंटरव्यू में। कैसा रहा ये पूरा सफ़र आपका फ़ौज का? उसके बाद जो आपने थोड़ा जॉब और की और अब आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उस एकेडमी का नाम भी बता दीजिए। मेरा जो सफ़र है फौज का इस स्कूल से शुरू हुआ है। जब मैं स्कूल में था, 4th क्लास में था, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके जो बैक साइड है वहाँ हमारा क्लासरूम था। उसके बाहर मैं खड़ा था, मेरे कुछ मित्र खड़े हुए थे। तो एक मित्र ने मेरे से पूछा, उसका नाम रोशन है, उसने कहा काकू मेरा पेट नेम है, काकू क्या बनना है तेने फ़ौज में? मैंने कहा फ़ौज में अफसर बनना है। सर पक्का? मैंने कहा हाँ, ठान ली है। तो मेरी शुरुआत जो थिंकिंग इस स्कूल से हुई। मेरे 2 भाई पहले फ़ौज में थे, बहुत रिश्तेदार फ़ौज में, वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और जब मैं कॉलेज में था, हमारा रिज़ल्ट भी नहीं निकला था, तब तक मैं अपनी सिलेक्शन कर चुका था और रिज़ल्ट भी बाई हैंड लेके मैंने आर्मी हेडक्वार्टर में जमा किया। और 1974 में मैं ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी में गया देहरादून में, और 1975 में मैं कमीशन हुआ। तब से मैंने लगातार 35 ईयर्स आर्मी में किए। उसमें 3 साल के करीब मेरे एनएसजी का टेन्योर है और कई जगह मैंने सर्विस दी, कुछ पीस स्टेशन में, कुछ ऑपरेशन में, श्रीलंका में जहाँ मैं 2 बार जख्मी भी हुआ। श्रीलंका में काफ़ी ऑपरेशन किए मैंने, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। उसके बाद मैं जम्मू एंड कश्मीर में भी काफ़ी ऑपरेट कर चुका है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में। और उसके बाद मेरा जो अंतिम ऑपरेशन था वो 26/11 का था, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
भी था, पर जो लोगों का हमारे ऊपर उम्मीदें थी, लोगों की जो भावनाएं थी हमारे साथ थी, उन उस एंगल से बहुत चैलेंजिंग था कि हम लोगों के उम्मीदों पे जिए। वो हमारे पे एक भरोसा करके रखे थे, वो दुआएं कर रहे थे। तो ये आखिरी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इमोशनल था। उस जो ऑपरेशन था ताज वाला सर, हालांकि आपने पहले भी इंटरव्यूज़ में कई जवाब दिया, पर मैं भी जानना चाहूँगा कितने लोग आपके बटालियन के इन्वॉल्व थे और आप क्या खुद भी ग्राउंड में मौजूद थे? ये जब शुरू में मुंबई में हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये गैंग वॉर है, क्योंकि मुंबई में बड़े माफिया गैंग्स वगैरह होते हैं। मुंबई पुलिस का भी ये इम्प्रेशन था, पर बाद में पिक्चर क्लियर होनी शुरू की, हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे। तो रात को मध्य रात्रि के आसपास हमारे डायरेक्टर जनरल का मुझे फ़ोन आया। तब तक मैं भी मॉनिटर कर रहा था अपने टीवी के ऊपर, हमारा कंट्रोल रूम है वो भी मॉनिटर कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर डिज़ायर करते हैं कि एनएसजी एकदम मूव हो जाए। उन्होंने कहा कितने कमांडो जाएंगे। मैंने उनको एक पर्टिकुलर फिगर दी जो हमारी हमेशा रेडी रहती है। 30 मिनट गेट आउट होता है, 20 मिनट में बाहर जाए। जैसे हम बोले गो, 20 मिनट में गाड़ियाँ आउट हो जाती है, इतनी स्पीड से कार्रवाई होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 200 कमांडो कम से कम जाने चाहिए। हमने कहा थोड़ा सा मामूली सा डिले, कुछ मिनटों का डिले होगा और पहुँच जाएंगे। तो जितनी देर में हम निकले उतनी देर में हवाई जहाज भी रेडी हो गया, माले रेडी कर दिया गया था। तो हम लोग मानेसर से चले और एयरपोर्ट पे पहुँचे। ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी लग गया, क्योंकि वहाँ काफ़ी ट्रैफिक होती है रात को गुड़गांव रोड पे। फिर आप गाड़ियों से सामान अनलोड करते हैं, हवाई जहाज में लोड करते हैं। तो हमने 3 बजे टेक ऑफ किया। हमारे साथ उस टाइम भारत के जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल जी, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि वो मुंबई से थे, वो आना चाह रहे थे। बिल्कुल हमसे हमारे टेक ऑफ करने से 5 मिनट पहले पहुँच गए थे वो हमारे साथ गए। तो हम जब हवाई जहाज में जा रहे थे तो एक किस्म से ब्लैकआउट सा था कि कम्युनिकेशन नहीं था, कोई मुंबई से बात नहीं होती, कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। और जब हम चले तो हमारे पास मुंबई का मैप भी नहीं था, पर हमने बाकी पूरी प्लानिंग कर ली कि अगर कैसे करना है, बिल्डिंग में जाना है, क्या करना है, क्या क्या टास्क है। वहीं हमने ऑपरेशन का नाम डिसाइड किया। तो डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने सजेस्ट किया अपने डिस्कशन में कि इसका नाम ब्लैक टॉर्नेडो रखते हैं। हाँ, ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन का नाम था, मुझे आज भी याद है। मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त और हम भी चिपके हुए रहते थे बिल्कुल टीवी से कि क्या ये सब हो रहा है। तो मैंने इसका नाम ब्लैक टॉर्नेडो दिया, जो फॉलो किया गया। उसके बाद जब हम मुंबई पहुंचे तो हमें एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर टम्बोली आए, उन्होंने बताया, हमें पुलिस हेडक्वार्टर में ले गए। पुलिस हेडक्वार्टर में गए तो हमारी पुलिस ने ब्रीफिंग की, खबरें आ रही थी, उन्होंने ब्रीफिंग कि ये यहाँ ये हो रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि हम 2 जगह को तो टैकल कर लेंगे, तीसरी जगह के लिए को हम सर्विलेंस में रखेंगे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर फोर्स के साथ एंटर करना पड़ता है। जब आप एंटर करते हो तो उसमें आपके बॉम्ब डिस्पोजल वाली भी अलग पार्टी होती है, उसमें आपके सर्विलेंस के भी होते हैं, उसमें डॉग भी होते हैं जो डिटेक्शन करते हैं। तो एक कंप्लीट टीम होती है। डिस्कशन के बाद हम ताज की तरफ आ गए। उतनी देर में हम तो पहले आ गए 7 ऑफिसर, बाकी लोग जो हैं गाड़ियों में अनलोड करके सचिवालय में पहुंचे। फिर वो ताज में पहुंचे, उनकी वहाँ ब्रीफिंग की। फिर वहाँ से एक टीम हमने ओबरॉय होटल में भेजी। जो लोग पहले ऑपरेट करते पुलिस वाले थे, उनसे ब्रीफिंग ली कि क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद हमने अपना क्विक प्लान बनाया। जल्दी कमांडोज को पता होता है कि क्या करना है, पर ये बता रहे थे कहाँ से एंट्री करेंगे, कौन कहाँ से जाएगा, कौन फर्स्ट जाएगा, कौन टीम पहले जाएगी, कौन सेकंड जाएगी, तो ये और कौन बाहर स्टॉप लगाएंगे, कहीं भाग के बाहर ना निकल जाए। उनकी ब्रीफिंग की तो 9 o'clock के करीब, रफली 9 बजे के करीब हम होटल में एंटर कर गए। तो हमारे से पहले वहाँ नेवी के कमांडोज भी थे और मुंबई पुलिस भी थी, वो विड्रॉ कर गए। मुंबई पुलिस भी विड्रॉ कर गई, पर उनके जितने अधिकारी थे वो वहीं रहे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी हो। जब अंदर गए तो हमारे पास पहली समस्या थी, हमारे पास लेआउट नहीं था, होटल का लेआउट नहीं था। तो वहाँ कोई इंजीनियर वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि स्टाफ चला गया था। सिर्फ वहाँ एक सिक्योरिटी वाले थे, 1-2 जिन्होंने उस वक्त तक, जब ये आप बात करें जिस पूरे सिनेरियो की, उस वक्त तक वो जो लोग थे वो भी अंदर थे या वो खुद क्योंकि कई हमने जो विजुअल्स, जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त का, लोग खिड़कियों से खुद निकल रहे थे, पुलिस भी उनकी हेल्प कर रही थी। तो नहीं, जो लोग खिड़की से निकल रहे थे वो थे जो अंदर रह रहे थे, और उनसे निकालने में फायर ब्रिगेड ने बहुत बड़ा काम किया। फायर लैडर के थ्रू आए, पर जो कुछ स्टाफ था, जैसे इंजीनियरिंग स्टाफ था, वो भाग गया। फिर हमने
दो बिल्डिंगें थी। पहले एक बिल्डिंग को सर्च करना शुरू किया। जब शुरू में नीचे से सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, एक उनका रेस्टोरेंट टाइप था, क्लब टाइप था, वहाँ गए तो अंदर काफ़ी धुआं था। उससे पहले जो पुलिस या नेवी के कमांडर थे उन्होंने टीयर गैस फेंकी थी। जब हमें गए तो हमारी मार्कोस के कमांडर, हाँ, तो हमारी आंखों में टीयर गैस लगनी शुरू हो गई, पर हमने गीला कपड़ा अपने मुंह में डाला और हम गए अंदर। तो वहाँ एक चेयर पे एक डेड बॉडी पड़ी थी। ये ऐसा लगता है कि हमने सोचा जिंदा है। तो वैसे ही उस पोजीशन में एक फॉरनर थे। जब और अंदर गए तो हमको कुछ मिले। फिर एक तरफ को निकले, थोड़ा फायर हुआ, फिर हम आगे बढ़ने शुरू हुए। वहाँ दो बिल्डिंग को कनेक्ट करते हुए एक पर्टिकुलर पैसेज है, उसमें कई बॉडीज़ पड़ी हुई थी। वहाँ से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें आइडिया हो गया कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। फिर उसके बाद जब हम सर्च शुरू करना किया, हर एक कमरे को सर्च किया, हर एक फ्लोर को सर्च किया, स्टेयरकेस को, लिफ्ट को, सर्विस लिफ्ट को, सबको हमने सर्च किया। देखते गए तो पहली बिल्डिंग में तो कुछ मिला नहीं। दूसरी में गए तो एक जगह थोड़ा फायर हुआ। वहाँ दिक्कत ये थी कि वहाँ तकरीबन 700 कमरे हैं। 700 कमरे जिसमें आपका किचन भी है, स्टोर भी है, बार भी है, जाके कई चीज़ें हैं, बहुत बड़ा होटल है। तो हर एक को सर्च करना। अब कमांडोज हमारे पास लिमिटेड थे, आधे चले गए ओबरॉय में, आधे इधर थे। तो हमने सर्च करना शुरू किया। एंड में एक जगह थोड़ा हम ऊपर से और नीचे फायर हुआ, फिर वो गायब हो गए। फिर दोबारा सर्च शुरू की तो एक टीम, एक सेंट्रल स्टेयरकेस है, उससे ऊपर जा रही थी। मेजर उन्नी कृष्णन जा रहे थे, उनके ऊपर फायर आया। उनके साथी को पाँव में गोली लगी तो उन्होंने कहा इसे ले जाइए। जब आप सीढ़ी से चढ़ रहे थे तो फायर इस तरफ से आया, तो उन्होंने सोचा मैं इस तरफ से जाऊंगा, पीछे से टैकल कर लूँगा। पर यहाँ अंदर टेररिस्ट छुपे थे, उन्होंने उनके ऊपर फायर किया। उन्होंने आवाज़ दी कि यहाँ से कोई ना आए। फिर शांत हो गया। हमें लगा कि ये जानबूझ के चुप हो गए कि ताकि आवाज़ ना जाए। पर तब हमारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया, जो बहुत ज़रूरी था। फिर हमने दूसरी तरफ से सर्च करनी शुरू कर दी, दूसरी तरफ से। तो ये एक वसाबी रेस्टोरेंट है, अब नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। वहाँ चारों के चारों टेररिस्ट वहाँ थे। तो हम एंटर करने की कोशिश जहाँ से कर रहे थे, उस दरवाजे की तरफ उन्होंने गन फिट की थी। जब आप बाहर से अंदर जाते हैं, अंदर वाले को नज़र आ जाता है, अंधेरे में आओ, पर बाहर वाले को अंदर नहीं आता है। तो एंट्री थोड़ा सा हम बड़ा प्लान करें कहाँ से करें। हम ग्रेनेड फेंक रहे थे और चीज़ें अप्लाई करें, कई चीज़ें अप्लाई कर रहे थे, वो जमे हुए थे। फिर हमने क्या किया कि बाहर से विंडो पे फायर किया। पहले हमने स्नाइपर राइफल फायर की, पर शीशे में इतना छेद हुआ, शीशा नहीं टूटा पूरा। फिर हमने एक और वेपन लाया, उसको जब फायर किया तो उससे शीशा टूट गया। तो उससे फिर लाइट आनी शुरू हो गई। हमको थोड़ा आइडिया हो गया कि अंदर है। फायर किया तो वहाँ से नीचे एक सीढ़ी उतरती है। मुझे पूरा यकीन था कि अगर भागेंगे तो सीढ़ी से भागेंगे, क्योंकि सीढ़ी की तरफ से भी हम ऊपर नहीं जा सकते थे। तो मैंने भी यहाँ वेपन फिट किया। तब तक उन्नी कृष्ण जी उस चोट सर्वाइव नहीं किए? नहीं किया तब तक नहीं, क्योंकि वो इधर के इस तरफ थे, हमने अब एंट्री यहाँ से कर रहे थे। इस बीच काफ़ी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से। समय क्यों लग रहा है? हाँ, बिल्कुल। पर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास पिन पॉइंट लोकेशन है कि टेररिस्ट यहाँ है तो आप जाके ऑपरेशन कर लो। अब इतनी बिल्डिंगों में किसमें है तो आपको हर एक कमरा चेक करना है। सही बात है। और जब 700 कमरे चेक करना और चेक करना, और आपने इंश्योर करना है कि कोई इनोसेंट लाइफ ना जाए। अगर आप फटाफट करते हैं तो बेचारा अंदर कोई आदमी वैसे डर के मारे छुपा है, वो मारा जाएगा। हमारे पास रूम लिस्ट भी नहीं थी। अगर रूम लिस्ट होती तो हम फ़ोन करके पूछ लेते, तो वो रिसेप्शनिस्ट सारे चले गए थे। हमने 1-2 नंबर पे किया, रिंग गया, उसका उन्होंने हैंडसेट नीचे रख दिया। उन्हें ये लगा कि हमारे घंटी आएगी तो बाहर टेररिस्ट को लग जाएगा तो हम उठाएंगे, तो बाहर अगर टेररिस्ट को लग जाएगा पता अंदर कोई है। ये भी लोगों में फेयर होता है। तो बड़ा मुश्किल था कि जानना किस कमरे में नहीं है। कितना टोटल टाइम लगा इस ऑपरेशन को सर? और आप 49 आवर्स लगे पूरे ऑपरेशन को वहाँ पहुँचने के बाद, अगर क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम नहीं काउंट करते हैं। और उसके बाद आप सबको ख़त्म करके निकले वहाँ से? नहीं, उसके ख़त्म करने के बाद फिर क्या है कि हमारे ड्रिल के मुताबिक हम दोबारा से सर्च करते हैं। कि हमने सोचा 10 है 10 मार दिए, 12 2 छुप के बैठे हो, लोग सब खुश होकर घूमने फिरने शुरू हुए, बहुत नुकसान कर दे। और या कहीं उन्होंने कोई बारूद फिट तो नहीं कर दिया,
उसमें रिमोट तो नहीं लगाया, टाइमर तो नहीं लगाया, तो डॉग स्क्वाड के साथ चेक करना पड़ता है, कमांडो को वही ड्रिल करनी पड़ती है। जब हम पूरा सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। सेकंड राउंड भी लगता है चेक करने के लिए, फिर उसके बाद फिर पुलिस टेक ओवर करती है। तो उसको सारा, एक तो होता है टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, दूसरा होता है कि एरिया बिल्कुल सेफ हैंड ओवर करना। टेररिस्ट को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, सेफ तब हम करते हैं जब हमने पूरा चेक कर लिया होता है। टेररिस्ट को मार वहाँ पे कितने थे नरीमन हाउस में? नारीमन हाउस में 2 थे, तो उनको वहाँ मार दिया, तो वहाँ वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया। ओबराय में भी 2 टेररिस्ट थे, वो ऊपर एक फ्लोर में देखे गए, बाद में वो बाथरूम में भी छुपे, फिर वहाँ उनको भी फायर से बर्बाद कर दिया। बीच में वो जब कॉरिडोर में थे तो हमारे एक टीम थी, तो एक टेररिस्ट ने आवाज़ दी, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा सामने। तो पर ऑफिसर लेवल बड़ी मैच्योरिटी होती है, उसने कहा कि ठीक है, अगर तन्ने पिया तू आजा, पहले बाहर तू बता कि तन्ने पिया है, तू बाहर आ जाए। तो ऐसे छोट फुट बातें चलती रहती है। तो फिर बाद में उन टेररिस्ट को वहाँ न्यूट्रलाइज कर दिया। इतना रिस्की आपका करियर रहा है मतलब, और एक ऐसा ऑपरेशन, उसके बाद एक गर्व की फीलिंग भी आती है कि मैंने देश के लिए, हमारी टीम ने और मैंने ऐसा एक काम किया। तो क्या ऐसा लगता है सर, और क्या बोलना चाहेंगे? एक बड़ा पुराना गाना है, मेरा बहुत ही फेवरेट है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जो इंडिया की यंग जनरेशन है, हमारी उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि देश को पाल के रखो, देश को जोड़ के रखो, देश को संभाल के रखो, देश को आगे बढ़ाओ। बड़ा स्ट्रगल किया है इंडिया में, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद। आज की जो इंडिया की स्टेट है, जो इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, ये सबका एफर्ट है। डिफ़िकल्ट टाइम से, तूफान से लेके आए हैं। इस दिए को, जो दिया अब चमक रहा है, इसको तूफान से लेके आए हैं। इसलिए मेरा गाना बड़ा फेवरेट है, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत अच्छा मैसेज दिया ब्रिगेडियर सर ने। और सर, इट्स अ प्रिविलेज कि मेरे को आप जैसे शख्सियत का इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। मैंने इससे पहले भी परमवीर चक्र विजेता, उनका भी इंटरव्यू किया है, और अपने में बड़ा एक अच्छा फील रहता है। ये हमेशा कई मैंने इंस्पायरिंग हस्तियों के इंटरव्यू किए हैं, बट आपके साथ ये एक और एक चैप्टर जुड़ गया मेरे लाइफ का, क्योंकि आप उस घटना में शामिल थे, उस ऑपरेशन में शामिल थे, जिस ऑपरेशन को हम देख रहे थे। 3 दिन लगातार हम अपने टीवी से चिपके रहे। हम हॉस्टल में होता था, तो हमारा कॉमन रूम होता था, वहाँ बैठ के हम देखते रहते थे, और हमारे अंदर इतना गुस्सा था उस वक्त कि क्या कर रहे हैं, मतलब इस बार फोड़ देना, मतलब पाकिस्तान को तो सबक सिखाना है। और बड़ी ये गुस्से की भावना थी कि बार बार उस वक्त होते भी बहुत थे, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया देश में, कहीं कुछ हो गया। तो सर ने जो लास्ट में मैसेज दिया कि हम लाए हैं इस तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मैम भी आ गई हैं साथ में, तो बड़ा अच्छा मैसेज है। और आज की डेट में जैसा हम देख रहे हैं, देश में भी विभिन्न, हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं आपस में, तो हम फोकस नहीं हो पाते अपनी ग्रोथ के प्रति। तो थोड़ा सा अगर हम उसके प्रति फोकस हो जाएं, ग्रोथ के प्रति, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जैसा सर ने कहा, वो गाने के शब्द की, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है भाई, और उस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए इन जैसे लोगों ने सहयोग दिया। हमारी सेना ने, प्रशासन, पुलिस बल ने, अर्धसैनिक बलों ने, उन सभी ने बहुत सेक्रीफाइस किया उस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए। तो अंदर देश का माहौल ठीक रखिए, और इस देश को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी का इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसको शेयर करना ना भूलिएगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।